Hello, students. How are you? Hope you are doing good. Fine. So, till now, we are very clear कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्या कहना चाहता है, वो किन प्रॉब्लम्स को पढ़ता है, किन प्रॉब्लम्स के वो सॉल्यूशन देता है। जैसे हमने शुरुआत करी थी इंट्रोडक्शन से, फिर हम गए थे इकोनॉमिक्स एज पर द इंडियन थॉट्स, और फिर हमने देखा था इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द वेस्ट। हमको ये भी मालूम है कि इंडियन थॉट में एक ही धुरंधर था, कौन? यस, कौटिल्य। और इकोनॉमिक्स एज अ साइंस इन द वेस्ट में चार चार धुरंधर थे। कौन कौन से? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, लायनेल रॉबिन्स एंड पॉल सैमुअल्सन। तो ये तो हमें क्लियर है कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्या है। चलिए कुछ आज ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे विच आर रेलेवेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें से पहला क्वेश्चन आता है आपका कि गिव द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स तक पूछ सकते हैं। ठीक है, मतलब 2 मार्क का या 3 मार्क का, ऐसा नहीं होता 2 + 3 = 5। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पे डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। सबसे पहले हमारी ये एक हैबिट होनी चाहिए, whenever we write the differences, first column should always be of the points। पॉइंट्स मतलब क्या? कि किस मुद्दे को लेकर आप ये दोनों एक्टिविटीज में बाइफर्केशन या डिफरेंसेस को डिफाइन कर रहे हैं। पहला कॉलम इकोनॉमिक एक्टिविटी का है और दूसरा कॉलम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का है। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आपको भी मालूम है द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज यस टू अर्न सम फाइनेंशियल रिवॉर्ड, टू गेट सम फाइनेंशियल बेनिफिट। मेरा फायदा क्या, मेरा प्रॉफिट क्या, मुझे क्या मिलेगा? यस और नो? सो ऑन योर स्क्रीन, टू अर्न मनी और रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब आप पैसा कमा सकते हैं या फिर पैसे के टर्म्स में कुछ और आपको मिले तो भी आपको चलेगा। एज फॉर एग्जाम्पल, आपको मालूम है कि पहले ट्रेड कैसे होता था? जब पैसा नहीं था तब भी ट्रेड होता था, तब भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी, जिसको हम क्या बोलते थे? बार्टर सिस्टम बोलते थे। एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज फॉर गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज फॉर सर्विसेज। यस और नो? मतलब पैसे के लिए काम नहीं कर रहे थे, कोई चीज को हासिल करने के लिए आप काम कर रहे थे। सो ऑन योर स्क्रीन इट इज वेरी क्लियरली रिटन, ईदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म टू अर्न मनी और सम रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। सो इफ टुडे आई टेल योर पेरेंट्स कि आप मुझे फीस मत दो, मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप में से किसी पेरेंट का पेट्रोल पंप है, मैं वहां पे आके अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लूंगा उतनी वैल्यू का जो वैल्यू मेरी सर्विसेज की है, तो चलेगा ना? क्या फर्क पड़ने वाला है आपको भी या मुझको भी? अल्टीमेटली ईदर यू पे मी मनी और यू पे मी मनीज वर्थ। आप में से कई पेरेंट्स के मान लो प्रोविजन स्टोर है, तो मैं वहां पे आके ट्रांजैक्शन कर सकता हूं। मैं ये बोल दूंगा कि आप मेरे को पैसा मत दो, लेकिन उसकी जगह पे मेरे घर का जो सामान है, अनाज करियाना सामान बोलते हैं जिसको, वो मैं आपकी दुकान से फ्री में लेके जाऊंगा और उतना ही लेके जाऊंगा जितना मेरा वैल्यू ऑफ सर्विस है। सो दोनों ही केसेस में इट बिकम्स विच एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज ईदर यू गेट मनी और यू गेट मनीज वर्थ। चलिए आगे देखते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्या पर्पस होता है? पैसा तो नहीं होता डेफिनेटली, सो वी डू दिस फॉर व्हाट? इट हैज सम साइकोलॉजिकल और सोशल मोटिव। मतलब आपने अपनी जिंदगी में कई बार ऐसी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज करी होंगी जिसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? साइकोलॉजिकल होता है, सोशल होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, आई शेयर अ वेरी स्मॉल एग्जाम्पल विथ यू।
इट हैपेंड विथ मी वंस व्हेन आई वाज सिटिंग इन माय सीए लाइब्रेरी. ठीक है, पूरी लाइब्रेरी में मैं अकेला था. पूरी लाइब्रेरी मतलब कोई बहुत बड़ा लाइब्रेरी नहीं था, 15-20 लोग बैठ के शांति से पढ़ सके उतना लाइब्रेरी था. उस लाइब्रेरी में आई वॉज स्टडिंग अलोन. दोपहर के कुछ 3 बजे होंगे, टाइम मुझे अभी भी याद है. और तब अचानक एक लड़की उस लाइब्रेरी में आई. ठीक है, नहीं नहीं, आप आगे कुछ इमेजिन मत करना. वो लड़की ने देखा कि मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा परस्पिरेट कर रहा हूँ, पसीना हो रहा है, फिर भी मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, दिमाग में गर्मी बहुत है. ठीक है, कुछ कर दिखाना है. सो उसने क्या किया, आके पंखा चालू कर दिया. खिड़की बंद थी, उस खिड़की को खोल दिया और इतना काम करके वो चली गई. मतलब एज इफ शी हैड कम टू डू समथिंग फॉर मी ओनली. अच्छा, उसके बदले उसने मुझसे कुछ बात भी नहीं करी, कुछ बोला भी नहीं, कुछ इन रिटर्न चाहिए ऐसा उसने बोला भी नहीं. शी डिड दिस एंड शी वॉज वेरी काइंड इनफ टू डू दिस. ठीक है, उस लड़की का नाम कविता था. ठीक है, नाम आज भी याद है. तो उसने ये एक्ट क्यों किया? फॉर हुज बेनिफिट? फॉर माई बेनिफिट. उन्होंने देखा कि ये बेचारा व्यक्ति पढ़ रहा है, पसीने में जूझ रहा है, ना इसने पंखा शुरू किया है, ना ही खिड़की खोल के रखी है, आके ये काम किया और वो चली गई. उसको, उसकी साइकोलॉजी को कुछ अच्छा महसूस हुआ होगा. ये उसका एक सोशल ऑब्जेक्टिव था. इसमें कोई दूसरा हिडन ऑब्जेक्टिव नहीं था कि मुझे तुमसे पैसा चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारा ध्यान रखा है. सो सच एक्टिविटीज we also perform many times. That activity is known as which activity? Non-economic activity. We do it for the purpose of satisfying our psychological needs, our social needs. ठीक है, ऐसे कई फेवर्स आपके फ्रेंड्स ने भी आपके किए होंगे, बेफिजूल आपकी हेल्प करी होगी. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. सेकंड इज रिजल्ट. अच्छा, तो जिस पर्पस से हमने काम किया होगा उसी से इसका रिजल्ट भी जुड़ा हुआ होगा. Yes, definitely. So what is the result of economic activity? It leads to creation of wealth and assets. जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का रिजल्ट क्या होता है? It leads to satisfaction and happiness. अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, टेबल टेनिस खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं. आपका खेलने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या होता है? What is the objective? हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन. भाई हमें किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना चाहिए फॉर आवर फिटनेस, टू फील फोकस्ड, मे बी टू फील एनर्जाइज्ड, मे बी टू हैव अ गुड टाइम विथ फ्रेंड्स. दैट इज ओनली ऑब्जेक्टिव व्हेन वी प्ले. ओके, सो हम भी बचपन में क्रिकेट खेलते थे मजे के लिए. सुबह 7 बजे वैकेशन में ग्राउंड पे पहुंच जाने का, 7 बजे से लेकर 12:30 बजे तक क्रिकेट खेलने का. ठीक है, कोई पैसा मिलता नहीं था, खाली अपने मजे के लिए हम वो क्रिकेट खेलते थे. ओके, फिर दोपहर को आने का, घर पे खाने का, पीने का, सो जाने का, फिर 4:30 बजे 5 बजे उठने का, 5 बजे वापस क्रिकेट ग्राउंड पे चले जाने का, 5 बजे से लेकर 7 7:30 बजे तक क्रिकेट खेलने का. कई बार तो 9 बजे तक क्रिकेट खेलते थे. फ्लड लाइट्स वगैरह भी लगवाया था हमने हमारे ग्राउंड में. ठीक है, सो ये हम करते थे अपने मजे के लिए. अब अगर यही क्रिकेट मैं पूछूं आपसे, MS धोनी और विराट कोहली किसके लिए खेलते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? यस, फॉर मनी. दे क्रिएट वेल्थ, दे क्रिएट असेट्स. हम सब लोग 12-12 घंटे खेलते थे, बदले में कोई असेट मिला, कोई असेट जनरेट हुआ? नहीं. कोई वेल्थ बनी? नहीं. कोई हमको क्रिकेटर के तौर पे जानता है क्या? नहीं. लेकिन इन लोगों ने गेम खेली और ऐसी खेली कि उनके करोड़ों रुपयों के असेट्स हो गए, वेल्थ हो गई, और अभी भी वो खेल रहे हैं विद द सेम ऑब्जेक्टिव. सो सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक फॉर समवन एंड इट कैन बी नॉन इकोनॉमिक फॉर समबडी एल्स. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स GDP. ओके,
What do you mean by GDP? GDP means Gross Domestic Product. Okay? मतलब पूरे देश की इनकम, इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है, जो आप करेंगे भविष्य में, मैं कर रहा हूं अभी, हम सब देश के लिए काम कर रहे हैं, देश की इनकम बढ़ा रहे हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में एडिशन हम कर रहे हैं, वी आर कंट्रीब्यूटिंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो होती है, जब उसमें पैसे की बात ही नहीं है, तो किसी का कुछ डेवलपमेंट होगा क्या? नहीं। क्या देश के लिए वो पैसा कमाएंगे क्या? नहीं। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी में it increases GDP of the nation, and non-economic activity, it does not affect the GDP of the country. Things are as it is when we talk about non-economic activity, because there is no addition or deletion of money. ना ही पैसे का इनफ्लो है, ना ही पैसे का आउटफ्लो होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। जबकि इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसे का इनफ्लो अगर मेरे लिए है, तो आपके लिए वो आउटफ्लो है, और आपके लिए जो इनफ्लो है वो किसी और के लिए आउटफ्लो है। यस, सो व्हेन ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस, इनकम इज जनरेटेड, इट इंक्रीजेस द नेशनल इनकम ऑफ अ नेशन, ठीक है, विच इज नथिंग बट जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी जीडीपी बढ़ाता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जीडीपी बढ़ाता नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, यस और नो, बिजनेसमैन, ट्रेडर, एंटरप्रेन्योर, प्रोड्यूसर, है ना, रास्ते का लेबरर, ओके, ये सारे एक्टिविटीज जो पैसों के लिए होती है उसे क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से आप कोई भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, टीचर टीचिंग इन स्कूल, अ ट्रेडर सेलिंग गुड्स टू अ कस्टमर. So when teacher goes to the school, they charge salary. But see, in non-economic activity, the same teacher teaching his own son, will he demand fees? No, क्योंकि फीस डिमांड करेगा तो भी लेगा किससे? उसके बाप से। उसका बाप कौन है? टीचर खुद। So there is no inflow and outflow of money when we talk about non-economic activity. So it is clear that when a teacher is teaching in school, he expects something in return, that is salary. But the same teacher teaching his own son, he will not expect anything. He does this for his psychological objective, social objective, and he gets satisfaction, he gets happiness कि मैंने अपने बच्चे को अपने तरीके से पढ़ाया। ठीक है। Then trader selling goods to a customer, but when the same trader is providing relief to victims of flood, earthquake, etc. देखा होगा आपने, न्यूज चैनल्स में आता है कि जब फ्लड आता है एक जगह पे, तो ऊपर से हेलीकॉप्टर आता है, हेलीकॉप्टर से वो लोग फूड पैकेट्स नीचे फेंकते हैं, और जो नीचे खड़े लोग होते हैं ना पानी में, ऐसे ऐसे करके उन पैकेट्स को लेते हैं। ये सब ना देखा है कि नहीं देखा? यस। तो ये जितने भी लोग हैं वो इस पर्टिकुलर घटना से पीड़ित लोग हैं। Okay, they are victims of such a calamity which may be natural, which may be man-made. During those times when any businessman comes forward and says कि मैं अपनी साइड से इतना डोनेशन देना चाहता हूँ, इतना मैं फूड इनको पहुंचाना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली ऐसे लोगों का हम स्वागत करेंगे। टाटा कंपनी का नाम सुना है? यस, रतन टाटा। ओके, अब जब 27/11 के अटैक्स हुए थे, याद है आपको? कसाब ने अटैक किया था मुंबई में, ओके, ताज होटल पे। अब तब खाली ताज होटल के अंदर के लोग नहीं मरे थे, बाहर वाले भी काफी सारे लोग मरे थे। सो टाटा कंपनी टुक दिस इनिशिएटिव एंड सेड कि ताज होटल के सामने जितने भी छोटे बिजनेस वाले लोग थे जिनकी दुकानें डैमेज हुई है बिकॉज the terrorist had a plan to attack Taj Hotel, उन सबकी फैमिली का खर्चा टाटा कंपनी उठाएगी। जो जो लोग चल बसे हैं उनके बच्चों का एजुकेशन का खर्चा, उनके खाने पीने का खर्चा टाटा कंपनी उठाएगा। और जो लोग बच गए हैं,
लेकिन जिनका दुकान डिस्ट्रॉय हो गया, जिनकी लारी डिस्ट्रॉय हो गई, उसको रिस्टोर करने का भी टाटा कंपनी ने सोचा और ये किया। सो बिजनेसमैन जब बिजनेस करता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बट द सेम बिजनेसमैन कैन ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड डू सम बेनिफिट फॉर द सोसाइटी, देन इन दैट केस इट बिकम्स विच एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरेशन। ओके, अब इकोनॉमिक एक्टिविटी आप जब फ्री होंगे तब करेंगे कि हर रोज करना पड़ेगा? हर रोज आपके पेरेंट्स रोज जॉब पे जाते हैं, आपके रिलेटिव्स हर रोज काम पे जाते हैं, जो बिजनेसमैन है उसको हर रोज अपने धंधे की जगह पे बैठना पड़ता है, दरवाजे खोलने पड़ते हैं अपने बिजनेस प्रेमाइसिस के, और ये कभी कभार नहीं होता, ये हर बार होता है, रोज रोज होता है। कभी ऐसा आपने सोचा है कि अगर ये बिजनेसमैन बिजनेस ओकेजनली करे तो क्या होगा? उसका घर नहीं चलेगा, बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, इट शुड बी परफॉर्म्ड ऑन रेगुलर बेसिस। डॉक्टर अपनी क्लिनिक पे रोज जाता है, लॉयर अपनी ऑफिस में रोज जाता है, टीचर अपने क्लास में हर रोज जाते हैं, ये करना पड़ेगा। ये नहीं किया तो इरेगुलरिटीज होंगी और आपका बिजनेस ठप हो जाएगा। ऐसे कई सारी बार आपके साथ भी अनुभव हुआ है। सुबह सुबह 7 बजे आप एक लोकेशन पे पहुंचते हैं सेव उसण खाने, महाकाड़ी का सेव उसण बहुत पॉपुलर है, और वहां पे जाके आपको एहसास होता है कि आयला इसकी दुकान तो आज खुली ही नहीं है। कितना डिसअपॉइंटमेंट होता है भाई। ही इज सपोज टू ओपन दैट प्रीमाइसिस बिकॉज यू वांट टू हैव सेव उसण, यू वांट टू हैव वड़ा पाव, टेस्टी वड़ा पाव, तो उसके रेगुलर टाइम पे आप पहुंचेंगे और वो बंद होगा तो बेटा नहीं चलेगा ना, आपको कितना गुस्सा आएगा। और इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई रेगुलरिटी होनी चाहिए, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यू कैन परफॉर्म ड्यूरिंग लेजर और स्पेयर टाइम। भाई जब आप फ्री बैठे हुए हैं, जब आपको करने के लिए कुछ काम नहीं है, तब जाके आप नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करो ना, ये हर रोज नहीं होता। कोरोना जैसा खतरनाक डिसीज मार्केट में है, अब कई बिजनेसमैन यहां पे भी सामने आए हैं और फूड पैकेट्स गरीबों को बांट रहे हैं। ये उनके फ्री टाइम में होता है कि ये रोज रोज होता है कि नहीं, आज तो मैं डोनेशन करूंगा और ये रोज करूंगा, मेरा डोनेशन देने का ये से ये टाइम होगा, उसमें आ जाने का, डोनेशन मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप मेरा गला पकड़ सकते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं, क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज सम एक्टिविटी विच इज वॉलंटरी, सो इट शुड बी डन एज एंड व्हेन द पर्सन फील्स लाइक डूइंग दैट एक्टिविटी। ठीक है, चलिए अब ये डिफरेंसेस तो हो गए। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स से 3 मार्क का आएगा, लेकिन इसको हमें लर्न कैसे करना है? ठीक है, सो आपने शायद ऑब्जर्व किया हो कि पॉइंट्स में कुछ अल्फाबेट्स हैं जो हमने रेड में लिखे हैं, तो उसका ये शॉर्टकट है। ठीक है, क्या शॉर्टकट है टू रिमेंबर द डिफरेंसेस? ऑन योर स्क्रीन। वी ऑल प्रोसीड इन लाइफ विथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। प्रोसीड, उसमें ओ और ई खा जाने का। ठीक है, ये शॉर्टकट इसीलिए बनाया है ताकि आपको पॉइंट्स को याद करने में आसानी रहे। सो हमारी जिंदगी को क्या करने के लिए? प्रोसीड करने के लिए दोनों प्रकार की एक्टिविटीज चाहिए, इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक। लेकिन हम इसको फटाफट कैसे बोलेंगे? प्रोसीड। क्या बोलेंगे? प्रोसीड। क्या बोलेंगे? प्रोसीड। PRCED, जितना भी रेड में लिखा है उसी पे ध्यान देना आप। PRCED, proceed. So P for purpose, R for result, C for contribution to GDP, E for example and D for duration. ठीक है, तो आपको इन डिफरेंसेस को ऐसे ही लिखना है और ऊपर शॉर्टकट में क्या लिख देना है? proceed. ओके, वैसे पूरा लिखेंगे आप, और जो भी PRCED है उसको आप अपनी नोटबुक में अंडरलाइन कर लेंगे, ताकि ध्यान रहे कि इसका शॉर्टकट यही है। हमें खाना क्या है ये मालूम होना चाहिए ना, इस पूरे वर्ड में O और E को खा जाना है। ओके, PRCED, ई एक ही खाने का है, दोनों मत खा जाना। फाइन, चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिफरेंसेस आर डिफरेंसेस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बेटा पहले ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज माइक्रो एंड व्हाट इज मैक्रो। ये दो शब्द आप पहली बार नहीं सुन रहे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये आगे हम देखेंगे, तो बस आज वो दिन आ चुका है। माइक्रो एंड मैक्रो में क्या डिफरेंस है? माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टडीज अबाउट स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों पे वो ध्यान देता है, छोटा इकोनॉमिक्स है। जैसे आपके बारे में बात करना, मेरे बारे में बात करना, किसी फर्म के बारे में बात करना, किसी फैमिली के बारे में बात करना, इनके इकोनॉमिक्स के बारे में सोचना, स्मॉल लेवल, छुटपुट लेवल इज नोन एज माइक्रो। और मैक्रो मतलब पूरे देश के बारे में सोचना, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे? एडम स्मिथ, करेक्ट। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? जे एम केनीस। क्या बोलने का? जे एम केनीस। ये खाली आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। दो बड़े इकोनॉमिस्ट, एक ने छोटे लेवल पे सोचा पहली बार तो वो उसका फादर बन गया, एक ने बड़े लेवल पे पहली बार सोचा तो वो उसका फादर बन गया। एक बार फिर से, माइक्रो का फादर कौन? एडम स्मिथ। और मैक्रो का फादर कौन? जे एम केनीस। ठीक है, सो आपको क्लियर हुआ? माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट ओनली वन इंडिविजुअल, अ फर्म, अ फैमिली, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज अबाउट द होल नेशन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं आपकी स्क्रीन पे। एज यूजुअल, मैटर ऑफ प्रैक्टिस, पॉइंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड देन मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए, पहला मीनिंग जो हमने अभी डिस्कस किया वही वापस आएगा। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है ना, तो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं, एक माइक्रो और दूसरा मैक्रो। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज बिहेवियर, तो मत भूलना लायनल रॉबिन्स वाज स्टडीइंग व्हिच बिहेवियर? ह्यूमन बिहेवियर। तो यहां पर भी बिहेवियर ही पढ़ेंगे क्योंकि अल्टीमेटली बात तो इकोनॉमिक्स की हो रही है। लेकिन यहां पे बिहेवियर किसका है? इंडिविजुअल का, एक कंज्यूमर का, एक फर्म का, एक फैमिली का, बस इससे आगे बढ़ने का नहीं। या तो कोई इंडिविजुअल है, ओके मिस्टर ए, या तो एक ग्रुप है, एक परिवार है, एक फर्म है, ओके, इससे आगे वो स्टडी नहीं करता। विच मीन्स व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर फैमिलीज प्रॉब्लम, व्हाट इज योर फर्म्स प्रॉब्लम। फर्म मतलब क्या? पार्टनरशिप फर्म, जैसे हमारी है यू विल। अब जितने भी ये प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत छोटे लेवल पे डिस्कस हो रहे हैं, वो कहाँ डिस्कस होंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस होंगे। ठीक है, बट दोज प्रॉब्लम्स ओनली विच आर इन रिलेशन टू इकोनॉमिक्स। अब आपका इंडिविजुअल प्रॉब्लम है कि मेरे दोस्त नहीं बनते, वो प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस नहीं होगा। ठीक है, कौन सा प्रॉब्लम डिस्कस होगा? इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है? इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स that studies the behavior of whole economy is known as macroeconomics। मतलब पूरे देश की समस्या। इफ यू रिमेंबर, लायनल रॉबिन्स की डेफिनेशन में लिमिटेशन था। क्या लिमिटेशन था? कि he has ignored macroeconomic concepts like unemployment, national income, etc। तो वही नेशनल इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहाँ डिस्कस होंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस होंगे। ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कसेस प्रॉब्लम ऑफ द होल इकोनॉमी। इट स्टडीज बिहेवियर ऑफ द एंटायर नेशन एंड नॉट ऑफ अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। ओके, अब इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल। आप अपनी फैमिली के मेंबर होते हैं जब आप एक सोसाइटी में होते हैं। ठीक है, यू बिलोंग टू अ बंगलो when or a flat when you are staying in a society। जैसे ही आप सोसाइटी के बाहर निकलते हैं ना, शहर में जाते हैं, तो यू बिलोंग टू द सोसाइटी, कि मैं इस सोसाइटी से आया हूं। जैसे ही आप शहर के बाहर जाएंगे अपने स्टेट में, तब आप क्या बोलेंगे? सिटी का नाम लेंगे कि मैं वडोदरा का हूं। कैसा रहा? फिर जैसे ही आप स्टेट के बाहर जाएंगे, आप क्या बोलेंगे? मैं गुजरात से आया हूं।
लेकिन जैसे ही आप कंट्री के बाहर जाएंगे आप क्या बोलेंगे? आई एम एन इंडियन। सो आप इंडियन कब हैं? जब आप अपनी कंट्री के बाहर जाते हैं। बड़ी सोच रखनी पड़ती है। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स बिलोंग्स टू दिस थिंकिंग ओनली. It does not study about you, me, this, that. It studies about the entire nation. उसके लिए पूरा कंट्री एक समान है. वो स्टडी कहाँ पे होगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में होगी. जबकि माइक्रो में वी स्टडी ओनली अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स बिलोंगिंग टू सम पीपल, सम पर्सन्स और अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स. ओके, चलिए आगे देखते हैं. अप्रोच, मतलब ये कौन सा अप्रोच है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बॉटम्स अप अप्रोच. हाइला, बॉटम्स अप नहीं, वो नहीं वो अलग है. ठीक है, बॉटम्स अप मतलब क्या? नीचे से शुरू करेंगे ऊपर तक जाएंगे. मतलब क्या? छोटी छोटी चीजों का हम एनालिसिस करेंगे, फिर हम किसी बड़ी चीज तक पहुंचेंगे. इस अप्रोच को हम क्या बोलेंगे? बॉटम्स अप अप्रोच. बूंद बूंद सागर भरे, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. बूंद पे ध्यान दो. ठीक है, सागर अपने आप बनेगा. ठीक है, चलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? टॉप डाउन अप्रोच. ऊपर से शुरू करेंगे नीचे तक जाएंगे. ठीक है, विच मीन्स सागर का एनालिसिस करो कि सागर में क्या क्या छुपा हुआ है. कितनी छोटी मछलियां हैं, कितनी बड़ी मछलियां हैं, अंदर कितने ऑक्टोपसिस हैं, कितने और दूसरे प्राणी हैं समुद्र के अंदर. समुद्र ऊपर से दिखता है तो शुरू हम ऊपर से करेंगे, फिर जाएंगे डेप्थ तक. सो एनी इकोनॉमिक्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम स्मॉल लेवल and slowly steadily it expands is which economics? Microeconomics. And macroeconomics matlab it starts from the main portion and then slowly and steadily it goes down for further analysis. तो इसको दोनों अप्रोचेस को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स बॉटम्स अप अप्रोच एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स टॉप डाउन अप्रोच. ठीक है, चलिए फिर स्कोप. माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है? हमने अभी देखा. इट्स स्कोप इज डिमांड, सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग और प्रोडक्ट प्राइसिंग. ये सारे प्रॉब्लम्स किससे जुड़े हुए हैं? एक फर्म से, एक इंडिविजुअल से. तो हम यहां पर तुम्हारी फैमिली की डिमांड की बात करेंगे, तुम्हारे डिमांड की बात करेंगे, तुम क्या सप्लाई कर सकते हो उसकी बात करेंगे. आपका जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. देखा था ना किसमें? रिसोर्सेज में. रिसोर्सेज आर लिमिटेड. सो वो फैक्टर प्राइसिंग क्या होगी? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हम क्या भाव लगाएंगे? वैसी छोटी छोटी बातें हम यहाँ पे करेंगे. प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब एक पर्टिकुलर गुड्स का, एक सर्विस का क्या भाव है, हम वो डिस्कस करेंगे. दैट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ विच इकोनॉमिक्स? माइक्रो इकोनॉमिक्स. छोटी छोटी बातें. मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा? देखो बड़ी बड़ी बातें होंगी, बड़े लोग, बड़ी बड़ी बातें. नेशनल इनकम. ओ माय गॉड, तुम्हारी इनकम मेरी इनकम नहीं, नेशनल इनकम. फिर जनरल प्राइस लेवल, जिसको क्या बोलते हैं? जीपीएल, है ना? वो नहीं, जीपीएल मतलब फुल फॉर्म क्या है? जनरल प्राइस लेवल, विच मीन्स नॉट प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर फैक्टर, not price of a particular product. We are talking about price of combination of all products. We are talking about price of combination of all factors which are available in the whole nation is known as which price level? General price level. पूरे देश का प्राइस लेवल. ठीक है, एंड देन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयमेंट. तो प्रॉब्लम वहां पर कल डिस्कस किया था हमने, है ना? पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था हमने अनएम्प्लॉयमेंट. तो उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? बाय नोइंग द एम्प्लॉयमेंट और बाय जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कसेस अबाउट नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट ऑफ द नेशन. बड़ी बात है. ठीक है, इसको आपको याद कैसे रखना है? बड़े बड़े देशों में, है ना, बड़ी बड़ी बातें कहां पे होंगी? देश की होंगी. तो ये किसके लिए है? मैक्रो के लिए है. लेकिन बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा. छोटी छोटी बातें होती रहती है, मतलब माइक्रो. और आगे क्या बोला? सेनोरिटा. सेनोरिटा मीन्स एन इंडिविजुअल. समझे?
सो बड़े बड़े देशों में मैक्रो इकोनॉमिक्स, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स, छोटी छोटी बातें सेनोरिटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, दिस इज अ पॉपुलर डायलॉग फ्रॉम द मूवी DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा। बड़े बड़े देशों में मैक्रो इकोनॉमिक्स, छोटी छोटी बातें होती रहती है सेनोरिटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस, हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मतलब क्या? माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट हमने ऊपर देखा, प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग, तो इनकी प्राइसिंग के बारे में ये बताएगा। ये कोई अलग पॉइंट नहीं है, ऊपर वाले में स्कोप में आया था कि इसके स्कोप में क्या आता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी कि प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग के लिए ये काम में आता है। ठीक है, घुमाना है आपको। ठीक है, और यही चीज आपको एग्जाम में भी करनी है कि यू आर सपोज टू रिवॉल्व राउंड एंड राउंड, प्रेजेंट द सेम थिंग बट बाय डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, चलिए फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आया, मेंटेन्स स्टेबिलिटी इन जनरल प्राइस लेवल, रिजॉल्व्स मेजर प्रॉब्लम्स लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो पढ़ाई है वो आपको किसके काम आएगी, बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए काम में आएगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, डिफ्लेशन मतलब डिप्रेशन, है ना, सब डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो जो भी देश के प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन हमें कहाँ मिलेगा, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मिलेगा। सो वो उसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। साइज, ऑफ कोर्स माइक्रो मतलब छोटा, तो इसकी साइज क्या होगी, स्मॉल लेवल, और मैक्रो मतलब बड़ा, विच मीन्स लार्ज लेवल, दैट इज इकोनॉमी लेवल। एंड इकोनॉमी मतलब कंट्री, कंट्री मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, सो इट इज ऑफ अ लार्ज लेवल। ओके, उसके बाद एनवायरमेंट। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट, आपके सराउंडिंग्स। ठीक है, कैसे हैं। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ना वो एक स्टैटिक एनवायरमेंट में काम करता है। कौन से एनवायरमेंट में, स्टैटिक। स्टैटिक मतलब आपने बहुत सारी चीजें कांस्टेंट मानी है, जैसे लेबोरेटरी में होता है। लेबोरेटरी के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो क्लोज्ड एनवायरमेंट में होते हैं और उसमें काफी सारी चीजें अपने कंट्रोल में होती हैं। ओके, सो इन योर फैमिली यू आर एबल टू कंट्रोल योर फैमिली मेंबर्स, है ना, मे बी। ठीक है, मे बी यस, मे बी नो, वो अपने से जुड़े हुए लोग हैं तो अपन जैसा कहेंगे वैसा वो करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू गो टू अ पिकनिक एंड यू आर सपोज टू आस्क योर फादर कि मैं पिकनिक जाऊं, तो आप ये बात कब पूछेंगे, जब उनका मूड अच्छा हो कि उनका मूड बुरा हो। हाँ, उनका मूड अच्छा हो तब पूछेंगे ना, हाँ बोलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, सो स्टैटिक एनवायरनमेंट में जब हम अपने आजू बाजू के लोगों को जानते हैं तो अपना एक्सपेरिमेंट तब भी सामने रखेंगे जब उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा होंगे। एंड you will not take a chance when the factors are beyond your control. So, this environment is very well observed by you. It is under your control and you do experiment in that only. लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या कहता है कि भाई पूरा देश है, अब देश को तो हम स्टेबल होने का इंतजार नहीं कर सकते ना कि सबका मूड अच्छा होगा तब हम इलेक्शन अनाउंस करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा क्योंकि हम पूरे देश की बात कर रहे हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स हैज टू स्टडी अंडर विच एनवायरमेंट, डायनामिक एनवायरमेंट, चेंजिंग एनवायरमेंट। ठीक है, अब आप अपने घर पे चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन बाहर वाली दुनिया को आप कैसे कंट्रोल करेंगे। सो यू हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू देयर बिहेवियर। ओके, यू हैव टू टेक योर एक्शंस बेस्ड ऑन दैट। और आप इंतजार नहीं कर पाओगे। आप अगर ये मान के चलोगे कि मैं अपने घर से अपनी कार, अपना व्हीकल तब भी निकालूंगा
जब मार्केट के सारे सिग्नल्स, रोड पे सारे सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल्स जो होते हैं वो ग्रीन होंगे, तो आप अपने जीवन काल में कभी अपने व्हीकल पे चल नहीं पाएंगे, क्योंकि व्हीकल जब तक निकालोगे नहीं, मालूम कैसे पड़ेगा कि ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन है कि रेड। सो यू हैव टू वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। और ट्रैफिक सिग्नल रेड आया तो ठीक है, रुक जाने का ना यार, पूरी दुनिया रुक रही है, तो तेरे को कौन सा ईगो प्रॉब्लम है? ओके, सो you have to understand and act practically in a dynamic environment. So microeconomics studies under which environment? Static, जो अपने कंट्रोल में होता है, जबकि macroeconomics studies that environment also which is beyond our control, dynamic, changing. okay? चलिए, ये डिफरेंसेस तो हो गए। अब इन डिफरेंसेस को लर्न कैसे करना है? तो लेफ्ट हैंड साइड आप देख ही सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, कुछ चीजें रेड में मार्क करके रखी हुई हैं। सो माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस किससे पूछो? अपनी मासी से पूछो। किससे पूछो? मासी से पूछो। MASI, SE, M for meaning, A for approach, S for scope, I for importance, S for size, E for एनवायरमेंट। ठीक है, सो ये आपका शॉर्टकट है माइक्रो और मैक्रो के डिफरेंस का, कि माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस किससे पूछो? मासी से। MASISE, M फॉर मीनिंग, A फॉर अप्रोच, S फॉर स्कोप, I फॉर इंपॉर्टेंस, S फॉर साइज, E फॉर एनवायरमेंट। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब थोड़ा एक टेक्निकल टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। शॉर्ट टॉपिक है, एकदम फटाफट हो जाएगा, लेकिन 100% कॉन्सेंट्रेशन आपको रखना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपकी स्क्रीन पे, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा इन इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स में हम डेटा को कैसे प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सबसे पहला डिस्क्रिप्टिव मैनर, है ना। कोई भी चीज हमें किसी को बतानी होती है तो वो हम बोल के बता सकते हैं, शब्दों में बता सकते हैं, सेंटेंसेस में बता सकते हैं। इसको क्या बोलने का? डिस्क्रिप्टिव मैनर बोलने का। अब हम एक ही इंफॉर्मेशन को अलग अलग तरह से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, सो वो इंफॉर्मेशन क्या है? लेट अस सी। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, इट्स डिमांड एक्सपांड्स एंड वाइस वर्सा। इसका लॉजिक हम चैप्टर 3 में देखेंगे। ठीक है, क्या है डिटेल में, लेकिन फिलहाल आपको इतना समझ लेना है कि जब प्राइस बढ़ेगी, मार्केट में जब महंगाई होगी, मार्केट में जब महंगाई होगी, तो आर यू गोइंग टू बाय मोर गुड्स? नो, यू आर गोइंग टू बाय लेस गुड्स, क्योंकि पोसाता नहीं है ना भाई, परवड़ता नहीं है, अपनी औकात के बाहर है, अनपोसाएबल है। ठीक है, सो इफ in the market the price of the commodity is rising, you will buy less, and if the price falls, oh my god, डिस्काउंट है, सेल है, तो आप उस सेल में शॉपिंग करने के लिए टूट पड़ते हैं, क्योंकि अब मार्केट में भाव क्या हो चुका है? उसी सामान का कम हो चुका है। तो जो प्रोडक्ट पहले अनपोसाएबल था, अब वो पोसाएबल हो गया है। जो प्रोडक्ट you were not able to afford, now it is affordable. ठीक है, so you buy more, that is a simple relation. So price rise, demand falls, price falls, demand rises. ये हमने कैसे एक्सप्रेस किया? सेंटेंस में। तो ये कौन सा मैनर हो गया? डिस्क्रिप्टिव मैनर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। डेटा टेबल्स में भी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेस वही करना है जो पहले किया था, लेकिन शब्दों में नहीं, टेबल में, नंबर्स में। ठीक है, लेट अस सी दैट। टेबल आल्सो रिप्रेजेंट्स द सेम फैक्ट दैट एज प्राइस फॉल्स डिमांड एक्सपांड्स। तो टेबल आपकी स्क्रीन पे, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस इज हाउ मच? 25। फिर देखो प्राइस रिड्यूस हो रहा है, 25 से 20 से 15 से 10 से 5। इन सबके कलर्स हमने इंटेंशनली अलग अलग लिए हैं, पर्पस आपको थोड़े क्षणों में क्लियर हो जाएगा।
डिमांड ऑफ अ कमोडिटी 20 बढ़ रहा है, देखो 40, 60, 80, 100, क्योंकि हमने देखा था प्राइस फॉल्स डिमांड राइज, प्राइस राइज डिमांड फॉल्स, दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। ओके, अब प्राइस इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, डिमांड इज कंटिन्यूअसली राइजिंग, तो ऊपर स्टेटमेंट में भी क्या लिखा था, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स इट्स डिमांड एक्सपांड्स एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा, तो उसका उल्टा करके देखो, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस इट्स डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कम होना। ठीक है, सो वही इंफॉर्मेशन ये टेबल भी बता रहा है। तो हमने दो तरीके देख लिए एक ही इंफॉर्मेशन को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। अब तीसरा तरीका, तीन ही तरीके हैं, ठीक है, डोंट वरी। तीसरा तरीका क्या है, बाय वे ऑफ ग्राफ्स, विच मीन्स यू हैव टू ड्रॉ ग्राफ एंड एक्सप्लेन कि ये स्टेटमेंट, ये टेबल क्या दिखलाना चाह रहे हैं। ठीक है, सो वॉट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाय दिस स्टेटमेंट, बाय दिस टेबल, सेम थिंग इज गोइंग टू बी एक्सप्रेस्ड बाय ग्राफ्स ऑल्सो। ओके, हाउ, लेट अस अंडरस्टैंड। तो जब ग्राफ आप सुनते हैं आपके दिमाग में क्या आता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ठीक है, बचपन में किया था ये तो, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ग्राफ बुक में किया है, ग्रीन कलर की बुक आती थी, मालूम है ना, ग्रीन कलर के स्क्वायर्स आते थे उसमें छोटे छोटे वही बुक है ये, इसलिए यहाँ पे वो कलर भी हमने क्या लिया है, ग्रीन ही लिया है बॉर्डर का। ठीक है, चलो, सो बाय वे ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ्स में एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। ठीक है, एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई एक्सिस मतलब वर्टिकल एक्सिस। ये बनाने के बाद आपको तय करना होगा कि एक्स एक्सिस पे आप क्या एक्सप्रेस करेंगे और वाई एक्सिस पे आप क्या एक्सप्रेस करेंगे। सो वाई एक्सिस पे लेट अस एक्सप्रेस प्राइस इन रुपीस और एक्स एक्सिस पे लेट अस एक्सप्रेस डिमांड इन यूनिट्स। ठीक है, प्राइस इन रुपीस इज एक्सप्रेस्ड ऑन वाई एक्सिस एंड डिमांड इन यूनिट्स इज एक्सप्रेस्ड ऑन एक्स एक्सिस। अब टेबल जरा गौर से देखेंगे। ठीक है, प्राइस कितना है 25 और डिमांड ऑफ अ कमोडिटी कितना है 20। तो मैंने कहा था इसके अलग अलग कलर्स हमने कुछ सोच के लिए, तो अब वो मोमेंट आ चुका है। ठीक है, जब हमको ये मालूम पड़ेगा कि ये क्यों किया। ऑन योर स्क्रीन येलो कलर का लाइन दिखा, वापस आया। ठीक है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 25 एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी 20। सो डिमांड इज एक्सप्रेस्ड ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे देखो 20 किधर है, यस, येलो लाइन जहां पे एक्सटेंड होती है वहां पे, और प्राइस 25 किधर है, वहां पर भी येलो लाइन है। तो अपना पहला पॉइंट जो आएगा वो कौन सा होगा, येलो कलर का आ गया। ठीक है, सो ये पहला पॉइंट हुआ जहां पर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी is 25 and demand of a commodity is 20. Basically what we are doing, we are plotting the points taking data from the data table itself, क्योंकि उसी इंफॉर्मेशन को हमें ग्राफ में प्रेजेंट करना है। फिर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी 20 एंड डिमांड इज 40, तो प्राइस 20 ढूंढो, 25 के नीचे है वाई एक्सिस पे, और 40 एक्स एक्सिस पे कहाँ है, 20 के बाजू में, और ये किस में किया है हमने, रेड कलर में किया है, तो उसकी लाइन भी कौन सी आएगी, रेड कलर की आएगी। ठीक है, अब इन दोनों को ज्वाइन करके हमें एक पॉइंट मिला, वो पॉइंट भी कौन से कलर का है, रेड कलर का है। ठीक है, वैसे ही 15 और 60 को प्लॉट करेंगे तो आपके सामने ये ग्रीन पॉइंट आएगा और वो पॉइंट ये है। ठीक है, फिर 10 और 80 का कॉम्बिनेशन जोड़ेंगे ब्लू से, तो आपके सामने ब्लू पॉइंट आएगा। वैसे ही 5 और 100 का कॉम्बो जोड़ेंगे पर्पल में, तो वो एक पॉइंट आपको मिलेगा, बराबर। अब ये जितने भी पॉइंट्स मिले, इन सारे पॉइंट्स को अगर हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे तो हमें एक ऐसी ब्लैक लाइन मिलेगी। ये लाइन और कुछ नहीं बल्कि क्या है, डिमांड का ग्राफ है। डिटेल में हम देखेंगे चैप्टर 3 में। ठीक है, अभी हमको खाली इतना ही समझना था कि एक इंफॉर्मेशन इकोनॉमिक्स में हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट कैन बी प्रेजेंटेड इन अ डिस्क्रिप्टिव मैनर,
इन अ डेटा टेबल फॉर्म और इन अ ग्राफिकल फॉर्म। एक ही इंफॉर्मेशन ये 3 ढंग से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, हो गया प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके बाय।